आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, उससे पहले कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी, तो आप लोगों का सही जवाब था इसका गन्नौर सोनीपत। और आज का पहला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, भारतीय कुश्ती महासंघ जिसको हम लोग WFI भी कहते हैं यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों सुशील कुमार और साक्षी मलिक, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पहले फोटो में देखिएगा, ये हैं सुशील कुमार और ये हैं साक्षी मलिक, इन दोनों को जो है वो बाहर कर दिया है। अभी आप सभी को पता ही होगा कि जो सुशील कुमार हैं ये एक पदक विजेता हैं, बेसिकली ओलंपिक में 2 पदक विजेता रह चुके हैं ये। और जो साक्षी मलिक हैं ये भी रियो ओलंपिक में जो है ये रेसलिंग की पदक विजेता है। लेकिन इन दोनों को अभी रिसेंटली जो है ना वो WFI यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने अपने अनुबंध से जो है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। सर ऐसा क्यों किया? हालांकि इन्होंने ओलंपिक में तो बहुत अच्छा अपना दमखम दिखाया, लेकिन उसके बाद में कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसी वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से यानी कि वार्षिक अनुबंध से इन्हें हटा दिया है। तो सर अब वहां पे कौन कौन व्यक्ति है उस वार्षिक अनुबंध में? तो अब उसमें जो है बजरंग पूनिया है 65 किलोग्राम भार से, और रवि दहिया है, दीपक पूनिया है, विनेश फोगाट है। इनको ए कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। सर ये कौन है? तो ये चारों ही जो है वो टोक्यो ओलंपिक कोटे के विजेता हैं, तो इसी वजह से इनको ए श्रेणी के अंदर रखा गया है। और भारतीय कुश्ती महासंघ के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनका नाम जो है वो शामिल है। अच्छा सर, हटाया तो गया है सुशील कुमार और साक्षी मलिक को, तो उनकी जगह जो है बेसिकली किन्हें रखा गया है? तो उनकी जगह ना किसे रखा गया है? एक तो अंशु मलिक जो कि 57 किलोग्राम भार है, और एक है हरियाणा की सोनम मलिक, इनको ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सर इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? तो इनको देखो 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। मतलब क्या होता है कि वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। 2 बात और बता देता हूं, इनके अलावा जो है एक तो पूजा ढांडा और एक जो है वो है दिव्या काकरान, इनको भी जो है एवरेज अपना प्रदर्शन करने की वजह से फिलहाल योजना से बाहर रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ जो है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, और इसके प्रेसिडेंट का नाम ब्रिजभूषण है और इसके सेक्रेटरी का नाम VN परसूद है। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाया जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर मुझसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 2020 के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा सा क्वेश्चन पढ़ाया था। उस टाइम पे इस बात की चर्चा हुई थी कि हरियाणा के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके साथ में पंजाब का नाम आता है। तो स्टार्टिंग में जब देखा गया तो ये 200 प्लस हमें कानून देखने को मिले, लेकिन बाद में इसका संशोधन हुआ और ओवरऑल जो ये मिले हमें वो कितने कानून मिले? 163। अब टोटल 163 ऐसे कानून हैं जिनके साथ में पंजाब शब्द जुड़ता है। अब इनको हटाया जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर ये हटाने से हो क्या जाएगा? तो देखो प्रमुख कानूनों में हरियाणा शब्द अगर जुड़ जाता है तो यहाँ के जो नागरिक है यानी कि हरियाणा के जो नागरिक है या जो जनप्रतिनिधि है उनमें थोड़ा स्वाभिमान की भावना जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अपनापन तो दिखता ही है ना भाई, जहाँ अगर आप अपने राज्य में रहते हैं तो हरियाणा के नाम से ही कानून है, तो एक बहुत अच्छी बात है।
अच्छा सर, ये हटाई तो जा रहे हैं, तो इसके लिए किसी ने बैठक वगैरह भी तो की होगी ना? हाँ बिल्कुल बैठक की है। हरियाणा के मुख्य सचिव है जिनका नाम आप सभी को पता ही है, क्या है जी? विजयवर्धन। ठीक है, विजयवर्धन है। विधानसभा के सचिव है जिनका नाम राजेंद्र कुमार है। ठीक है, राजेंद्र कुमार है इनका नाम। और के साथ में कानून और विधि विभाग के लीगल जो है उनका नाम है बिमलेश तंवर। ठीक है, और इनके साथ में एक बैठक हुई थी और बैठक करके जो है ये एक सिफारिश वगैरह लगी। और ओवरऑल जो है अभी आने वाला मतलब क्या जी? आने वाला 5 मार्च जो है ना, इसे विधानसभा बजट स्टार्ट हो रहा है। उसी के अंदर जो है 163 कानूनों के नाम से जो है पंजाब शब्द हट के हरियाणा शब्द जोड़ दिया जाएगा। अब सबको ये तो पता ही है कि 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन तो किया गया ही था। उस समय फिर जो कानून थे या जो अधिनियम थे उनके साथ में पंजाब तो साथ में जुड़ा हुआ ही था। ठीक है, और इसीलिए जो है अब ये शब्द हट जाएंगे। 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पे ही चल रही थी, लेकिन अब जो है इन्हें हटाया जाएगा। और व्यवस्था उस टाइम पे वैसे क्या बनी थी 1968 में? हरियाणा अपनी जरूरतों के मुताबिक इनमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा, ये व्यवस्था बनी थी। इसीलिए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है इन अधिनियमों से पंजाब शब्द हटाने के लिए प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में एक बात लिख के बताइएगा कि हरियाणा और पंजाब के जो हाई कोर्ट है, ये कॉमन हाई कोर्ट है जो आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसमें हरियाणा के लिए कितने कमरे हैं और पंजाब के लिए कितने कमरे हैं? कंसेप्चुअल है, बताइएगा। और क्या बराबर बराबर है क्या, या कितने कमरे हमारे उनके हिस्से में हैं? ये सारी बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब देखो, मैंने आपको विधानसभा के अध्यक्ष तो ज्ञानचंद गुप्ता बता ही दिया, डिप्टी स्पीकर भी बता ही देता हूं, रणबीर सिंह है। और इसकी स्थापना तो सभी को पता है 1966 में हुई थी। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर व एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने पर कौन सी नौकरी देने का फैसला किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब हरियाणा सरकार ने रिसेंटली नई खेल नीति में थोड़ा सा संशोधन किया है और उसमें तहत अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड जीतता है, सिल्वर जीतता है या एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतता है तो उनको कौन सी नौकरी दी जाएगी? तो उनको ग्रुप ए की पोस्ट में जो है वो रखा जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और बेसिकली क्या है कि नेशनल से लेके ओलंपिक गेम्स में अगर कोई मेडल जीतता है तो नौकरी के प्रावधानों में सरकार ने परिवर्तन कर दिया। एचसीएस और जो है मतलब यूं कहिएगा एचसीएस या एचपीएस तो वे अब नहीं बन पाएंगे, लेकिन इसके अलावा ग्रुप ए की और बहुत सारी जॉब होती है, इसमें कम से कम ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो है उनके लिए एक टाइप का तोहफा ही होगा। और खेल विभाग ने इसके लिए स्पेशली जो है ना वो 550 पद जो है वो निर्धारित किए हैं। एक बात और याद रखिएगा, परंतु जूनियर कोच और सीनियर कोच को छोड़ के डिप्टी डायरेक्टर और कोच 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। जूनियर कोच की सभी पदों पे जहां सीधी भर्ती होगी और सीनियर कोच के पद प्रमोशन के लिए आरक्षित किए गए हैं। और खिलाड़ियों को नौकरी मिलने पर सभी पदों पर 10 वर्ष में प्रमोशन जो है वो भी किया जाएगा। अच्छा, खास बात क्या है, ये है कि ग्रुप ए की नौकरी सिर्फ ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत और टीम इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स व व्यक्तिगत गोल्ड जीतने पे ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और ग्रुप ए के लिए डिप्टी डायरेक्टर का पद जो है वो निर्धारित किया गया है। अच्छा, ग्रुप बी भी मिलेगी क्या सर किसी को? हाँ जी, ग्रुप बी मिलेगी जो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, पैरा ओलंपिक गेम में कोई भी मेडल जीतता है और एशियन गेम में सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है, एशियन पैरा ओलंपिक्स में जीतता है, तो उनको ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी। अच्छा सर, फिर ग्रुप सी की भी किसी को मिलेगी? हाँ, ग्रुप सी की भी मिलेगी जी। ग्रुप सी की मिलेगी किन किन को मिलेगी? ग्रुप सी की बेसिकली मिलेगी एशियन पैरा गेम्स में, वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, 4 वर्षीय एशियन चैंपियनशिप, स्पेशल ओलंपिक और के अलावा जो है आपके डेफलिम्पिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, साउथ एशियन गेम में गोल्ड, कॉमनवेल्थ पैरा ओलंपिक व नेशनल में भी कोई भी मेडल जीतने की कैटेगरी में ग्रुप सी की जॉब जो है वो मिलेगी। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एशियन गेम और 4 वर्षीय वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भी शामिल अगर कोई होता है तो भी उसको ग्रुप सी की जॉब जो है वो मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम में भी अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत जाता है तो भी ग्रुप सी की जॉब जो है उसको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप बनाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप बनाया जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
अच्छा, बनाया तो गुरुग्राम में जाएगा, लेकिन जो है इसके तत्वाधान किसका रहेगा, या यूं कहिएगा मेन फोकस या किसके अंडर में बन रहा है, तो ये हिसार की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, एचएयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी। और हिसार इसके तहत ही गुरुग्राम में बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप। और ये जो है 13 फरवरी को जो है इसकी घोषणा हुई थी और इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। किसने रखी है, हमारे सीएम साहब ने। अच्छा, इस कार्यक्रम का आयोजन एचएयू की ओर से दौलताबाद गुरुग्राम में किया गया था। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो जेपी दलाल है वो भी एक विशिष्ट अतिथि थे और इसकी अध्यक्षता वहां के विधायक राकेश दौलताबाद ने भी की थी। अच्छा सर, ये बताओ इससे होगा क्या, मतलब ये बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप जो है ये बनाया तो जाएगा, इससे क्या होगा। तो देखो, हरियाणा के जितने भी आपके युवा हैं उनको कृषि संबंधित व्यवसाय, उनके मैनेजमेंट, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है योगदान दिया जाएगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें रोजगार जो है प्रदान किया जाएगा। पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी, बाद में रोजगार के अवसर जो है वो पैदा किए जाएंगे इस एग्री जो आपका प्रेन्योरशिप में, या यूं कहिएगा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे मैंने दो नाम लिए हैं, एक तो नाम मैंने लिया है प्यारे बच्चों आप आगे एचएयू लिया है, एक नाम मैंने लिया है यहाँ पे गुरुग्राम। तो दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एचएयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई और वीसी का नाम डॉक्टर समर सिंह है। और गुरुग्राम जो है आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है गुरुग्राम। स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनाम बहुत सारे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो चुके हैं तो मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी भी इसे कहते हैं। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है और एकलव्य मंदिर का भी नाम प्रसिद्ध है। उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स एवं फार्मा उद्योग भी प्रसिद्ध है। किस योजना के तहत हथीनी कुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रखना है। किस योजना के तहत, योजना का नाम हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार, और इस योजना का नाम है SCADA, स्काडा योजना। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत हथीनी कुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है। कब से सर, 31 मार्च 2021 तक जो है पूरी तरीके से सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसी स्कीम के तहत जो है तकरीबन 3.30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगा कौन सा डिपार्टमेंट, हरियाणा का सिंचाई विभाग। और इस योजना के तहत हथीनी कुंड बैराज पे जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पल पल पानी के लेवल की जानकारी जो है वो उच्च अधिकारियों के पास में जाती रहेगी। इससे जो है प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल पे मैसेज भी जाता रहेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी रहेगी। अच्छा, हथीनी कुंड बैराज के जितने भी गेट हैं, जितने गेट मतलब कितने सर, 32 गेट हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और सेंसर भी लगाए जा रहे हैं, जिनका एक कंट्रोल रूम में बैठकर गेट खुलते ही और गेट बंद होने की पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया देखी जा सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि हथीनी कुंड बैराज पे पानी के लेवल को बढ़ने पर ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाएगा और पानी का लेवल जो है कम होने पे गेट बंद हो जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक तरीका तो खैर ये बहुत ही अच्छा अपनाया ही जा रहा है। और यह प्रक्रिया अब से पहले जो है आपके दिल्ली के ओखला बैराज पे स्कीम जो है लागू की जा चुकी है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद पानी का लेवल बढ़ाने के साथ साथ गेट ओपन और जो है यूं कहिएगा ओपन और क्लोज दोनों अपने आप होने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर, क्योंकि बरसात के सीजन में क्या होता है, बरसात के सीजन में ये होता है कि कई बार खतरनाक स्थिति जो है पैदा हो जाती है और मैनुअल तरीके से पानी के स्तर की सही जानकारी मिल नहीं पाती है। इस वजह से कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर में कितना पानी जाना है, पूर्वी में कितना जाना है, ये सारी चीज़ों का पता लग ही नहीं पाता है। तो इस वजह से सारा सिस्टम अब ऑटोमेटिक किया गया है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। आपसे मेरा एक सवाल है, आप इस स्काडा का फुल फॉर्म बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक सवाल है, स्काडा का फुल फॉर्म बताइएगा, इस योजना का फुल फॉर्म। ठीक है, SCADA। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। उससे पहले हमें यमुनानगर का जिक्र करना होगा। मैप पे यमुनानगर को देखिएगा, इसकी ऑफिशियली सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है, याद रखिएगा ये तो। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र है यमुनानगर, जगाधरी, साहोड्रा और रादौर का नाम आता है।
इसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, जो कि गुजरों का गढ़ है। रेलवे स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी है। जगाधरी पित्तल के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पित्तल नगरी हालांकि रेवाड़ी है। यह शहर प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। देश की सबसे बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिए भी यमुनानगर का नाम आता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, आदि बद्री, काठगढ़ और सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़, बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा, ये सारे यमुनानगर में ही है। यमुनानगर का एक गांव है मुस्तफाबाद, उसका नाम बदल के सरस्वती नगर भी कर दिया है, याद रखिएगा आप लोग। और रिसेंटली सरस्वती महोत्सव जो है वो आज से जो है सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है। किस जिले में? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, 2 जिलों में मनाया जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल एवं महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है? तो कौन सा जिला है जिसमें 100 बेड का अस्पताल और महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है भाई? तो ये जिला है बेसिकली आपका गुरुग्राम जिला है ये, ठीक है। गुरुग्राम जिला है। गुरुग्राम जिले का क्षेत्र अगर हमसे पूछा इस क्वेश्चन में क्षेत्र, तो है मानेसर, जिसको रिसेंटली जो है 11वां नगर निगम बनाया गया है और इसमें जो है 29 गांवों को शामिल किया गया है। तो गुरुग्राम जिले के मानेसर में 100 बेड का अस्पताल एवं महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। इसके अलावा आईएमटी मानेसर के जितने भी बिजनेसमैन हैं, इनकी मांग पे 200 तक एफएआर यानी कि फ्लोर एरिया रेशो मंजूर करने की घोषणा है तथा फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन लेने की प्रक्रिया को भी थोड़ा सा आसान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने की लास्ट डेट को जो है 18 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले ये डेट कब तक थी? 31 जनवरी तक थी, ठीक है। और आवेदन करने वाले किसान को 2.5 लाख रुपए से कम लागत की कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए 5000 रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी, जो रिफंडेबल होगी। इसमें ये याद रखना होगा आपको। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्वामी दयानंद महोत्सव मनाया गया है? तो स्वामी दयानंद महोत्सव मनाया गया है रिसेंटली पानीपत के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी ये जो है मनाया गया है स्वामी दयानंद महोत्सव, और इसकी अध्यक्षता जो है उस कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल जिनका नाम है जय गोपाल आर्य, उन्होंने की है। अब यहाँ से हमें पढ़ना ये जरूरी क्यों था? क्योंकि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना अभी आप लोग पढ़ रहे हैं लगभग 59 वर्ष पहले की गई थी। महाराज जोधपुर राजस्थान के जगन्नाथ रसोइया द्वारा उन्हें दूध में विष मिलाकर पिला दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आप लोग जो है आर्य समाज की स्थापना मूर्ति पूजा का यूं कहिएगा आप लोग विरोध करके इसलिए जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक नया मोड़ के लिए जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों के मन से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम किया था, तो इसी वजह से जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एक प्रकार का हमारे समाज के अंदर जो है एक मत आया था और ये पानीपत में मनाया गया। तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। पानीपत मैप में आपको ये दिख रहा होगा। पानीपत के विधानसभा क्षेत्र पानीपत शहरी, ग्रामीण, इशराना और समालखा के भी नाम आता है। उपनामों में बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पेट्रोकेमिकल हब और कास्ट ऑफ कैपिटल आता है। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग, पंचरंगा अचार उद्योग, डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल उद्योग भी है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रेंज स्तरीय साइबर अपराध थाना बनाया जाएगा? तो हरियाणा में साइबर अपराध थाना जो है ये बनाया जाएगा रोहतक के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा पुलिस की ओर से रेंज लेवल पे जो है साइबर अपराध थाने की राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग की शुरुआत की जा रही है। ये रोहतक में बनाया जाएगा और थाने में जो है कौन कौन से जिले शामिल होंगे? फिर रोहतक शामिल, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और दादरी में होने वाले साइबर अपराध जो है उनकी सबकी जांच जो है वो बाद में रोहतक में की जाएगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसके लिए एक पोर्टल भी जो है बनाया गया है cybercrime.gov.in। इस पे जाके साइबर संबंधित अपराध जो है उनकी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती है। और दूसरी बात है, पहला महिला और बच्चों से संबंधित साइबर अपराध और दूसरा अन्य साइबर अपराध जो है, इसको 2 भागों में साइबर अपराधों को बांटा गया है यहाँ पे।
इतनी बात आपको याद रखनी है। और आपको बात रोहतक के लिए भी याद रखनी है। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक तो वैसे उत्तर में जींद है, पूर्व में सोनीपत है, पश्चिम में जो है ये भिवानी से है, दक्षिण में झज्जर है और उत्तर पश्चिम हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ से घिरा है। रोहतक के अंदर के 1140 में दीनी मस्जिद भी बनी है। खोखरा कोट में खुदाई के दौरान बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। हरियाणा का एजुकेशन हब भी कहलाता है रोहतक, हालांकि एजुकेशन सिटी जो है वो सोनीपत है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि रोहतक में एक IIM है। इस IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्राम सचिव में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग जनों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करने की योजना शुरू की गई है? तो ये योजना जो है वो शुरू की गई है किस जिले में? पानीपत में ही शुरू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की चेयरमैन है जिनका नाम है निर्मल बैरागी। इन्होंने दिव्यांग जनों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं और इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर बनने का एक अभियान जो है ये योजना उसी में कारगर होगी, उसी अभियान को और आगे बढ़ाएगी ये, ताकि ये ऋण देने से जितने भी जो दिव्यांग जन है इनको ऋण देने से वो रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में जो है अपना यूं कहिएगा अच्छा रोजगार चला सकेंगे। इस योजना में ब्याज में भी 1% की अतिरिक्त छूट दी गई है और 25 दिव्यांग व्यक्तियों को 25 लाख रुपए का ऋण जो है वो दिया गया है। और निर्मल बैरागी ने यह भी कहा है कि 15 लाख रुपए तक के ऋण जो है वो ले सकते हैं और ज्यादा और भी ले सकते हैं अगर अपना कारोबार वो और बढ़ाना चाहते हैं तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे पानीपत का भी जिक्र है तो पानीपत वैसे आपने पढ़ लिया, 3 युद्ध और पढ़ लीजिएगा। पहला युद्ध कब हुआ बेटा आपका? 1526 जानते हैं आप लोग। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 के अंदर हुआ था। ये तो मराठे जीत गए थे, अहमद शाह अब्दाली मराठे हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीते थे, इसके अंदर मराठे हारे थे। और 56 में अकबर जो है वो जीते थे, ठीक है। और 26 में जो है वो इब्राहिम लोदी हारे थे और बाबर जीत गए थे। और मराठों को हारने से या यूं कहिएगा वहां पे वो खून जम गया था। तो पानीपत में जो है एक काला अम्ब नामक स्थान भी है, वो भी याद कर सकते हो आप। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है? ऑप्शन है अंबाला, हिसार, सिरसा, झज्जर। इस जिले के बारे में विस्तार से बताइए। पीडीएफ के लिए स्टार IQ PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम और आपका टेलीग्राम चैनल तो है ही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो मेरे पेज को लाइक करिएगा और मेरे लेक्चर का फीडबैक जो है वो भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।